गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक पुनः एक बार आरवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के सेशन की शुरुआत, आज के क्लास की शुरुआत एनवायरनमेंट के एक और नए टॉपिक से जो आपने कल पढ़ा था उसी का दूसरा भाग। और सुबह सुबह हमने कहा कि आपको रिचार्ज करना पड़ता है, तो रिचार्ज करने के लिए आज फिर एक छोटी सी कहानी। देखिए, आपको महाभारत के बारे में बहुत कुछ पता होगा, बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी महाभारत के बारे में। महाभारत हमको बहुत कुछ सिखाता भी है, जैसे कि हम किस परिस्थिति में कैसे निकलेंगे, किस परिस्थिति से कैसे हम उबर पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाता है महाभारत। और गांव में मान्यता भी है कि महाभारत ना चलाया करो नहीं तो घर में शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो उसी महाभारत से एक छोटी सी कहानी। आपको पता होगा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह जी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। और जब युद्ध समाप्त होता शाम को, तो जो दुर्योधन था, जो कौरवों का राजा था दुर्योधन, वो बार बार कहता कि पितामह आप नहीं चाह रहे, आप नहीं चाह रहे, नहीं तो पांडवों का कब का विनाश हो गया होता। वो हर शाम को यही कहता। एक दिन शाम को सब जितने भी कौरव थे सब बैठे हुए थे। भीष्म पितामह को आने में थोड़ी देरी हो गई शिविर में। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, फिर से दुर्योधन ने वही बात दोहराई कि अगर आप चाहते तो पांडवों का कब का विनाश हो जाता। भीष्म पितामह ने गुस्से में आकर वही प्रतिज्ञा ले ली कि कल हम पांडवों का पूरी तरह से विनाश कर देंगे। और आपको पता है, अगर भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली तो पूरा भी करते हैं। अब विडंबना यह है कि प्रतिज्ञा टूटेगी कैसे, है ना। अब हुआ क्या कि पांचाली जो द्रौपदी जी थी वो कृष्ण भगवान के पास गई हैं। उन्होंने कहा कि भगवान अब तो अनर्थ हो जाएगा, पितामह ने तो प्रतिज्ञा ले ली, अब कौन बचाएगा पांडवों को। और आपको पता है, अगर पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली तो पूरा भी करेंगे, चाहे जिस तरह से करेंगे। कृष्ण ने उनकी बात बहुत आराम से सुनी और कहा कि ठीक है, मैं जैसा कहूँगा आपको ऐसा ही करना होगा। अब जैसे ही बिल्कुल भोर में पितामह जी ध्यान मग्न थे पूजा में, और जब ध्यान मग्न थे कि कृष्ण ने कहा द्रौपदी से कि उसी समय जाकर उनका पैर स्पर्श करना। और जैसे आंख बंद करके ध्यान मग्न थे, द्रौपदी जी पहुंची और उन्होंने उनका पैर स्पर्श किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जरा सोचिए कि एक तरफ तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली पांडवों को मारने की, और दूसरी तरफ उन्होंने उन्हीं को आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव का, है ना। अब पितामह जी तो फंस गए पूरी तरह से। अब कृष्ण से पूछा, भगवान अब बताइए मैं क्या करूं। पितामह जी ने कहा, भगवान बताइए मैं क्या करूं, अब ना तो मैं इधर कहूँ ना तो उधर कहूँ, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, है ना। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि देखिए, आपने पहले प्रतिज्ञा ले ली है कि हम स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसा करिए कि आपकी प्रतिज्ञा भी बची रह जाए, उनका वध भी ना हो। तो पितामह ने अर्जुन को बुलाया और कहा कि कल रणभूमि में तुम अपने सामने किसी स्त्री को खड़ा कर देना और फिर वहाँ से वार करना और मुझे कल मार देना तुम। ये पूरी बातचीत हो गई वहाँ पर। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं युद्ध मैदान में स्त्री कहाँ से लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में एक शिखंडी है ना, जो पहले स्त्री थी, श्राप बस अब क्या शिखंडी बन चुका है वो, उसको लाके खड़ा कर देना मेरे सामने और मुझ पर वार कर देना, है ना। तो कहानी बस यहीं तक थी। पितामह जी मारे गए, और किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा। और किसका सहारा लेकर, शिखंडी का सहारा लेकर। ठीक है। तो आप भी कई बार ऐसा होता है कि आप प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना, ये नहीं करेंगे। करना है, और किसके लिए प्रयास करना है, सिर्फ रोजगार के लिए प्रयास करना है। किसके लिए करना है, सिर्फ रोजगार के लिए प्रयास करना है। यहाँ से हमको सीख क्या मिलती है,
सीख मिलती भैया कि अगर हमने कभी गलत प्रतिज्ञा ले ली तो भी तोड़ी जा सकती है। ठीक है, तो आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरणीय सम्मेलन, समझौते एवं रिपोर्ट। कल पिछली क्लास में आपको कई सम्मेलन के बारे में बताया गया, समझौतों के बारे में बताया गया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज एक और नया सम्मेलन और समझौता बताते हैं आपको। नाम है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन भैया? जोहान्सबर्ग सम्मेलन। हेडिंग डालेंगे सब लोग, जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ठीक है। अब इस जोहान्सबर्ग सम्मेलन को और क्या क्या कहते हैं, आइए हम देखते चलते हैं। देखिएगा, इस जोहान्सबर्ग सम्मेलन को, ये हुआ कब था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में। कब हुआ था? वर्ष कौन सा था भैया? 2002, ठीक है। अब जोहान्सबर्ग स्थान कहाँ है? जोहान्सबर्ग एक स्थान है और कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। नोट करते चलेंगे साथ में, दक्षिण अफ्रीका। अब इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको पृथ्वी +10 के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी +10 के नाम से जाना जाता है। अब पृथ्वी +10 इसे कहा क्यों जाता है, आइए उसको देखते हैं। आपको पता है भैया कि 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पिछली क्लास में बताया गया था कि 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 10 वर्ष बाद देखिए दूसरा जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ 10 वर्ष बाद हुआ। इसी को दूसरे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना गया। 92 में 10 जोड़ देंगे 2002 ही तो होगा भैया, इसीलिए इसको क्या बोला गया? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था तो हम कब बताएंगे? 2002 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1992 में। बात समझ गए? इसीलिए इसको पृथ्वी +10 कहा गया, क्योंकि भैया 92 में हुआ था, 10 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? 2002 हो गया। तो 2002 में दूसरा किया गया, इसीलिए इसको पृथ्वी 10 कहा गया। क्लियर हुआ? जल्दी नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। बिल्कुल देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन से बाहर निकल जाते हैं, नहीं निकलना है। जितने लोग लाइव आते हैं वो लोग वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा देखें ना, अंत तक देखिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। हमने कई बार कहा कहीं भी कमी होती है तुरंत बताइए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तुरंत बताइए, उसका निवारण किया जाएगा, है ना। लेकिन क्लास छोड़ के भागना ये तो कायरता वाली बात है। ठीक भैया, चलिए। अब इसमें पूछा गया किस पर विशेष बल दिया गया, तो एक पॉइंट और नोट करिएगा। किस पर विशेष बल दिया गया भैया? सतत विकास पर। किस पर बल दिया गया? सतत पोषणीय विकास पर। सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया। ये सतत विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास देखिए क्या भैया, मतलब ऐसा विकास जो लगातार होता रहे। पर्यावरण में ऐसा विकास किया जाए जो लगातार होता रहे और पोषण स्तर को भी हमें प्रदान करता रहे। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास की बात की गई किसमें? जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। ठीक, और इसमें भी किस पर चर्चा हुई थी? इसमें भी किस पर चर्चा हुई भैया? एजेंडा 21। वही एजेंडा 21 जो पारित कब हुआ था? पहले पृथ्वी सम्मेलन में। इस पर भी पूरी तरह से बहस किस पर की गई? एजेंडा 21 पर की गई। जल्दी नोट करिएगा, फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला सम्मेलन कौन सा है? अगला सम्मेलन भी स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन एक आपको पहले ही बताया गया था। ये दूसरा सम्मेलन कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, अगला सम्मेलन कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की जाए तो स्टॉकहोम सम्मेलन, देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की जाए भैया तो कहाँ पर है? स्वीडन में। स्थान कहाँ है ये? स्वीडन। स्टॉकहोम कहाँ भैया? स्वीडन में है ना। और वर्ष कौन सा था इसका? 2004। वर्ष कौन सा था भैया? 2004। स्वीडन के स्टॉकहोम में 2004 में एक सम्मेलन किया गया जिसका नाम दिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन। इसमें हुआ क्या क्या था स्टॉकहोम सम्मेलन में? इसमें भैया 12
जो खतरनाक प्रदूषक थे 12 प्रदूषकों में से 12 प्रदूषकों में से 9 को प्रतिबंधित किया गया। 9 को प्रतिबंधित करने की बात की गई। 9 को प्रतिबंधित करने की बात की गई। अब 12 प्रदूषक को एक नाम दिया गया। किस नाम से इन्हें जाना गया? जो 12 प्रदूषक थे भैया उन्हें एक नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया भैया? डर्टी डॉजन। क्या दिया गया? डर्टी डॉजन। ठीक है भाई, दर्जन होता है ना, उसी को डॉजन लिखते हैं। डर्टी डॉजन। अगर हमसे पूछा जाए कि डर्टी डॉजन का संबंध किससे है? स्टॉकहोम सम्मेलन से, जो कब हुआ था? 2004 में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। ये डर्टी डॉजन है क्या? 12 प्रदूषक हैं। इनमें से कितने को प्रतिबंधित करने की बात की गई? तो 9 को प्रतिबंधित करने की बात की गई। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा भैया, ये चीज़ें हैं। आपने एक दवा का नाम सुना होगा जो कि मलेरिया के टीके के रूप में प्रयोग होता था, DDT। टीका कौन सा होता था भैया? DDT एक टीका होता था। तो इस सम्मेलन के द्वारा जो DDT, जो मलेरिया की दवा थी भैया, मलेरिया की दवा किसको? मलेरिया की दवा DDT को भी प्रतिबंधित करने की बात की गई। किसे प्रतिबंधित करने की बात की गई भैया? मलेरिया की दवा DDT को भी प्रतिबंधित करने की बात की गई। DDT का पूरा रूप क्या होता है? आइए उसको भी हम जान लेते हैं। सबको पता होगा, सबको के काफ़ी कुछ लोगों को पता होगा। DDT का पूरा रूप क्या होता है भैया? डाइक्लोरो। क्या रूप होता है भैया? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल। देखिए क्या होता है भैया? डाइक्लोरो डाइफिनाइल है ना। और क्या भैया? ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन है ना भैया। तो किसका फुल फॉर्म होता है भैया? ये DDT का फुल फॉर्म होता है। जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मलेरिया की दवा DDT को प्रयोग से कब रोका गया, कब सीमित करने की बात की गई, तो इसी सम्मेलन के द्वारा किया गया, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, अब इस सम्मेलन में भैया पूछ सकता है कि संधि की गई, इन सब चीज़ों को भैया, इन सब चीज़ों के निवारण के लिए संधि की गई। अब पूछ सकता है कि इस संधि में कितने पक्षकार थे? इस संधि में भैया कितने पक्षकार थे? मतलब कितने लोग शामिल थे, कितने पक्षकार थे भैया? 179 पक्षकार थे। कितने थे? 179 पक्षकार थे, जिनमें से प्रमुख अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस है ना, रूस, ये सब देश शामिल थे 179 पक्षकारों में। ठीक है, लिखे भैया इतना। ठीक, अब कुछ कीटनाशक भी जो भारत से संबंधित हैं उनको इसमें मंजूरी दी गई, उनके प्रयोग करने के लिए मंजूरी दी गई। भारत में देखिए भैया कौन कौन से कीटनाशक हैं जिनके प्रयोग की मंजूरी दी गई। तो भारत के हमने कहा भैया पूरे देश के लगभग 100 कीटनाशकों को प्रयोग की मंजूरी दी गई। अब इनमें से भारत के कौन कौन से हैं, है ना। आइए भारत के बारे में जानते हुए भारत के कौन कौन से हैं। तो भारत के देखिएगा कौन कौन से हैं भैया। भारत का है मैलाथियान, LD कार्ब, मैलाथियान, ND कार्ब, नोट करते चलिएगा, मैलाथियान, ND कार्ब, मैलाथियान, ND कार्ब, कार्बोफुरान, कार्बोफुरान,
कैवेरिल, ठीक है। पाइरेथ्रिन, बात समझ पा रहे हैं भैया? पाइरेथ्रिन। और एक है, देखिए कौन सा भैया जी, मिथाइल पैराथियन। कौन सा है? मिथाइल पैराथियन। इनको मंजूरी तो दी गई लेकिन सीमित रूप में, है ना। इनको मंजूरी तो दी गई प्रयोग की, लेकिन कैसे भैया? सीमित रूप में दी गई। नोट करिएगा, हमने कहा मैलाथियन, एंडीकार्ब, कार्बोफुरान, कैबेरिल, पाइरेथ्रिन, मिथाइल पैराथियन, ठीक है। हो गया? चलिए इरेज करें भैया। अब एक सम्मेलन हुआ था भैया, मरुस्थल पर एक सम्मेलन किया गया, नाम दिया गया मरुस्थल पर यूएन सम्मेलन, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा आयोजित हुआ था। किस पर भैया? मरुस्थल पर यूएन सम्मेलन, मरुस्थल पर यूएन सम्मेलन। यह सम्मेलन कब हुआ था? क्या क्या प्रमुख बातें थी इसके, आइए हम उसको जानते हैं। तो कब हुआ था भैया? ये कहाँ हुआ था? स्थान है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। कहाँ पर भैया? ब्यूनस आयर्स में। और कहाँ की राजधानी है ये? अर्जेंटीना, ठीक भैया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजन हुआ था इसका। वर्ष कौन सा था? 2009। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। अब इसमें क्या कहा गया? इस सम्मेलन के द्वारा कहा गया भैया कि अगर जो प्रदूषक पदार्थ हैं, है ना, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो घटते वन क्षेत्र हैं, पृथ्वी का तापमान है, इन सब को अगर ना रोका गया, ना कंट्रोल किया गया तो कब तक? तो कहा गया 2050 तक। इस सम्मेलन में क्या कहा गया भैया कि घटता वन क्षेत्र, औसत तापमान में वृद्धि, औसत तापमान में वृद्धि, औसत तापमान में वृद्धि। और क्या क्या बताया गया भैया इसमें? बिल्कुल, जो मानसून कारण है ना भैया, अन्य मानसूनी कारण, अन्य मानसून कारण जो किसके लिए, किसको प्रभावित करते हैं भैया? अन्य मानसून कारण जो किसको प्रभावित करते हैं? जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसमें यह कहा गया अगर इनको ना रोका गया तब क्या होगा, ये देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तब इसमें कहा गया कि 2050 तक, कब तक भैया? तो इसमें कहा गया कि 2050 तक अगर ये सब चीज़ें ना रोकी गई तो 2050 तक पूरे विश्व का जितना भूभाग है, पूरे विश्व के भूभाग का 70% क्या होगा? मरुस्थल होगा। क्या होगा? मरुस्थल होगा। बात समझ पाए भैया? देखिए हमने कहा कि अगर घटता वन क्षेत्र को ना रोका गया, औसत तापमान जो बढ़ रहा भैया पृथ्वी का, जो ग्रीन हाउस है उसको ना रोका गया, और अन्य मानसून कारण जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, अगर इनको नहीं रोका गया, इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होगा? 2050 तक पूरे भूभाग जितना है, पूरे विश्व का जितना भूभाग है, 70% पर क्या होगा? सिर्फ मरुस्थल होगा, रेत होगी, जहाँ पर उत्पादन के नाम पर कुछ नहीं, वन के नाम पर कुछ नहीं। तो जरा सोचिए बचेगा कितना? सिर्फ 30%। तो लोग भी तो यहीं निवास करेंगे भाई। 30% मरुस्थल में जाकर कौन रहता है? मरुस्थल कोई रहता? कोई नहीं रहता है। तो यहीं पर निवास भी करना पड़ेगा आपको, यहीं से आपको साधन संसाधन भी बनाने पड़ेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
है ना। तो नोट करिएगा चीज़ें भैया, इम्पॉर्टेंट है। और अभी का आंकड़ा बताया जाए भैया, अगर पूछा जाए, इसी आंकड़े ने बताया, इसी सम्मेलन में बताया गया कि वर्तमान में पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग भैया सूखा ग्रसित है। कैसा भैया? सूखा से प्रभावित है। तो इसी में बताया गया कि पूरे पृथ्वी का 41%, कितना भैया? 41% भूभाग, कितना? 41% भूभाग कैसा है? सूखा प्रभावित है। कैसा भैया? सूखा प्रभावित है। नोट करिएगा जल्दी से, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इतना नोट करिएगा। इरेज कर दें भी आप इसको। रियो सम्मेलन पहला कब हुआ था भैया? 1992 में, 1972 में। रियो का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? तो आइए उसको देखते हैं। रियो का दूसरा सम्मेलन, इसको नाम दिया गया रियो +20 सम्मेलन। क्या नाम दिया गया? रियो +20 सम्मेलन। रियो +20 सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। रियो +20 सम्मेलन है ना, इसको एक नाम और दिया गया। क्या नाम दिया गया भैया? द फ्यूचर वी वांट। इसको एक नाम और दिया गया, द फ्यूचर वी वांट, है ना। द फ्यूचर वी वांट नाम किसको दिया गया? रियो +20 सम्मेलन को। स्थान कहाँ है भैया? ब्राज़ील में। भाई रियो डी जनेरियो वही तो है, ब्राज़ील में। अब जरा बताइए रियो +20 क्यों बोला गया? 1992 में हुआ, तो ये कब होगा? तो वर्ष कब होगा इसी में ऐड कर लीजिए, अगर ना समझ में आए अगर किसी को तो 2012। 92 में 20 जोड़ेंगे भैया 12 ही तो आएगा। तो स्थान ब्राज़ील, नाम द फ्यूचर वी वांट, स्थान ब्राज़ील और वर्ष 2012। जल्दी नोट करिएगा। ठीक है। लक्ष्य क्या क्या रखा गया भैया इसमें? लक्ष्य रखा गया सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति। तो लक्ष्य देखेंगे भैया, लक्ष्य क्या क्या रखा गया इसमें। तो इम्पोर्टेंट 2-3 लक्ष्य हम जानेंगे। तो पहला कौन सा भैया? सतत विकास। पहला लक्ष्य कौन सा? सतत विकास। वही जो हमने बताया, लगातार विकास होना चाहिए किसमें? पर्यावरण में, है ना। दूसरा कौन सा बताया गया भैया? जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है ना, उसको सशक्त मजबूत बनाना। संयुक्त, ये सब आपको बताया गया भैया। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र, यूएनईपी बताया गया ना, वही है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को सशक्त बनाना। कैसा बनाना भैया? को सशक्त बनाना, ठीक है। को सशक्त बनाने की बात की गई इसमें, जल्दी नोट करिएगा। ठीक है। इसी में और क्या कहा गया? इसी में यह भी लक्ष्य रखा गया भैया कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात भैया जीडीपी के अलावा खुशी ढूंढना। किसमें? जीडीपी के अलावा खुशी ढूंढना, है ना। खुशहाली की बात करना किसमें? पर्यावरण में। कि मतलब हम पर्यावरण की दृष्टि से कितने खुशहाल हैं, इसकी जानकारी देने की बात की गई किसमें? रियो +20 सम्मेलन में। ठीक है, जल्दी नोट करिएगा भैया।
इसमें एक लक्ष्य रखा गया 2030 तक सभी व्यक्तियों तक सतत ऊर्जा सुनिश्चित कराना। क्या कहा गया? 2030 तक सभी व्यक्तियों तक है ना सतत ऊर्जा सुनिश्चित करना। ठीक है, सतत ऊर्जा सुनिश्चित करना। जल्दी नोट करिए भैया। जल्दी नोट करिए, कमेंट करिए, तुरंत बताइए हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कीजिए भैया कुछ समझौतों की जो इम्पोर्टेंट हैं। ये तो भैया अभी तक सम्मेलन चल रहा था, अब कुछ समझौते की बात कर ली जाए जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट समझौतों की बात कर ली जाए तो समझौते कौन कौन से थे और इम्पोर्टेंट कौन कौन से, उन्हीं की बात हम करते हैं। तो समझौतों में पहला कौन सा भैया? पहला समझौता भैया साइट्स। क्या नाम उसका? साइट्स। इम्पोर्टेंट समझौता है CITES। अब पहला तो ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ठीक, तो कहाँ हुआ था भैया? स्थान है वाशिंगटन। स्थान कहाँ भैया? वाशिंगटन। वर्ष कौन सा था? 1973। यह समझौता कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में। वर्ष कौन सा था? 1973, है ना। परंतु लागू कब हुआ? 73 में हुआ था, ये भी लिखेंगे भैया। लागू कब हुआ? 1976 में। ठीक है, 1976 में ये लागू हुआ। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता कौन सा, यही है, तो यहीं पर लिखेंगे भैया पॉइंट करके, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता कौन सा है? यही है। ठीक है, तो है ना इम्पोर्टेंट भैया ये। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता, जल्दी नोट करिएगा। नोट करिए कि नीचे वाला भी आप पहले आप, फिर इसको बता रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड। ठीक है, इंडेंजर्ड। ठीक, इंडेंजर्ड स्पीसीज। गेस करें भैया थोड़ा सा, क्योंकि साइट्स का फुल फॉर्म लिख रहे हैं ना भैया, तो वो हमको जानना होगा। इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक, स्पीसीज को लिखने के लिए भी आप SPES भी लिख सकते हैं या SPECIES भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पीसीज। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा फुल फॉर्म भी।
साइड से लिखा था ना भैया आपने, तो कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। और कहीं के ब्रैकेट में दिया रहता भैया क्या क्या, जो जंतुओं और पौधों से संबंधित है, जिसको बोलते क्या क्या भैया, फाउना और फ्लोरा। क्या क्या बोलते हैं, फाउना और फ्लोरा। तो ब्रैकेट में इसको भी लिख लीजिएगा, फाउना एंड फ्लोरा। फाउना भैया जंतुओं से संबंधित है, फ्लोरा का संबंध किससे है, पेड़ पौधों से, फाउना एंड फ्लोरा, ठीक है। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। चलिए एक सम्मेलन और देखते हैं भैया, उसका नाम क्या है, आधारी सम्मेलन। क्या नाम है, नाम है आधारी समझौता। समझौते की बात कर रहे हैं तो समझौता लिखेंगे, आधारी समझौता, ठीक है, आधारी समझौता। ये आपके लिए सारी चीज़ें नहीं होंगी भैया, जितना कुछ हम बता रहे हैं हम आशा करते हैं आपके लिए सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप पहली बार इनको सुन भी रहे होंगे और शायद पहली बार आप पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। और हमने कहा अगर हमको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इन सब चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। आधारी समझौते की बात की जाए भैया तो कब हुई थी, 1980 में। कब हुई थी, 1980 में, ठीक है। और कहाँ हुई थी, 1980 में कहाँ हुई थी भैया, देखिए वाशिंगटन में इसका भी आयोजन किया गया था 1980 में, ठीक है। लेकिन परिणाम स्वरूप हुआ क्या भैया, और किस लिए किया गया था, प्लास्टिक, कूड़ा, जो जितनी चीज़ें हैं भैया, देखिए किसके लिए किया गया था समझौता, किस लिए हुआ था, प्लास्टिक है ना, कूड़ा और जो अन्य चीज़ें थीं, जो अन्य प्रदूषक पदार्थ थे, अन्य इसी तरह के, जो इसी तरह के ठोस अन्य प्रदूषकों के निवारण के लिए, अन्य प्रदूषकों के निवारण के लिए, ठीक है, अन्य प्रदूषकों के निवारण के लिए। जल्दी लिखिएगा भैया, आधारी समझौता, ठीक। ये शुरू हुआ था भैया, लेकिन अगर पूछा जाए ये लागू कब हुआ, 1989 में, 1989 में, ठीक। बाकी देखिए भैया मॉन्ट्रियल बताया गया था आपको, तो मॉन्ट्रियल भी वही संबंधित है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, उसको सम्मेलन भी कह सकते हैं, समझौता भी हुआ था उसमें, ठीक है। एक समझौता और लिखते हैं भैया, किगाली। कौन सा भैया, किगाली समझौता, ठीक। समझौते से भैया लास्ट लिखते हैं कौन सा, किगाली समझौता। किगाली भैया एक देश है रवांडा, एक देश है रवांडा, वहीं पर एक स्थान किगाली, तो किगाली समझौता। ये भैया ये चीज़ें क्या होती है ना, ऐसे क्वेश्चन मिलान करने के लिए अधिकतर दिए होते हैं कि ये समझौता कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मिलान करना होता है, आसान होता है। अगर हमने पढ़ लिया है तो बहुत आसान होता है। तो किगाली समझौते की बात की जाए तो स्थान कौन सा था भैया, स्थान हमने बताया, स्थान तो किगाली देखिए कन्फर्म है। देश कौन सा है, रवांडा, देश कौन सा है, रवांडा, एक देश है अफ्रीका का, वहीं पर किगाली समझौता हुआ था। और हुआ कब था भैया, 2016 में। वर्ष कौन सा था, 2016, ठीक है, किगाली समझौता। इसमें हुआ क्या था भैया, किगाली समझौते में जो ग्रीन हाउस गैसें थी भैया, उन पर चर्चा की गई थी। किस पर की गई थी भैया, ग्रीन हाउस गैसों पर चर्चा की गई थी। इस समझौते का उद्देश्य क्या था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस है ना के उत्सर्जन को चरणबद्ध रूप में 2047 तक कम करना। देखिए इस समझौते का क्या कहा गया था भैया, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना भैया, HFC जो गैस है उसको कब तक, 2047 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात की गई। 2047 तक चरणबद्ध तरीके से कम करना, चरणबद्ध तरीके से कम करना,
बात समझ पाए भैया? तो सिर्फ इतना ही लिखना इसमें कि गाली समझौता रवांडा वर्ष 2016 क्या कहा गया, HFC जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको 2047 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात की गई इस समझौते में। समझौते से भैया सिर्फ इतना ही। ठीक है, चलिए 2-3 रिपोर्ट की बात कर लेते हैं जो हमसे पूछा जाता है। 2-3 रिपोर्ट है ना, तो रिपोर्ट की बात अगर आपसे की जाए भैया तो पहली रिपोर्ट कौन सी थी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ट लैंड रिपोर्ट। कौन सी है भैया? बर्ट लैंड रिपोर्ट, बर्ट लैंड रिपोर्ट। ठीक है, बर्ट लैंड रिपोर्ट, हेडिंग डालिएगा जी। कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बर्ट लैंड देखिए इसके पहले बताया गया था भैया 1987 में। कब हुआ था? 1987 में, 1987 में, 1987 में। और किसकी बात की गई थी भैया इसमें? साझा भविष्य। किसकी बात की गई थी? साझा भविष्य की बात की गई थी, है ना। बस इतना ही। बर्ट लैंड कब हुआ था, रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। और इसमें किसकी बात की गई थी भैया? साझा भविष्य की बात की गई थी। ठीक है, एक रिपोर्ट और है भैया, उसका नाम है भूरेलाल। भूरेलाल भारत के हैं भैया, ये भूरेलाल कमेटी रिपोर्ट। एक कमेटी गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, है ना, भूरेलाल कमेटी रिपोर्ट। भूरेलाल कमेटी रिपोर्ट की बात की जाए भैया तो वाहनों के जो भैया उत्सर्जन होते हैं ना, वाहनों के उत्सर्जन मापन को तय करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। और कब की गई? 2004 में। 2004 में इसका गठन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? भारत में। भारत में जो वाहन है ना भैया, उनमें कितना प्रदूषक उत्सर्जित हो रहा है भैया, उसकी बात की गई थी, है ना। और इसमें कहा गया कि देश में एक समान उत्सर्जन प्रतिमान लागू किया जाए। इन्होंने कहा, इस कमेटी ने कहा भैया कि पूरे देश में, ये इंपॉर्टेंट है, इस कमेटी ने कहा, क्या कहा भैया कि पूरे देश में एक समान, पूरे देश में एक समान उत्सर्जन, है ना, को सुनिश्चित किया जाए। उत्सर्जक एक समान वाहन उत्सर्जक प्रतिमान को सुनिश्चित किया जाए। प्रतिमान को क्या किया जाए भैया? सुनिश्चित किया जाए। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा भैया कि पूरे भारत में जो वाहन हैं उनके उत्सर्जक प्रतिमान को निर्धारित करने के बाद किस कमेटी, किस रिपोर्ट ने किया भैया? तो भूरेलाल कमेटी ने किया था। कब किया था? 2004 में। ठीक है, इसी में अभी कहा गया भैया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पाक्षिक रूप से, मतलब जो पक्ष बना के, जैसे मान लीजिए महीने नहीं होता भैया कि दूसरे महीने तीसरे महीने पक्ष बनाकर, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या करे? पक्ष बनाकर भी पाक्षिक रूप से वाहनों के जो उत्सर्जक पदार्थ हैं उनकी जांच करती रहे। देखते नहीं भैया कि चौराहे पर लगा देते हैं कि इतनी धुआं देने वाली गाड़ी को रोक दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, इस तरह से। और ये किसके लिए किया गया? व्यावसायिक वाहन के लिए। किसके लिए भैया? ये तय किया गया व्यावसायिक वाहन के लिए, है ना। निजी वाहन की बात इसमें नहीं की गई। इसमें कहा गया भैया कि अत्यधिक धुआं देने वाले, इस कमेटी ने कहा कि अत्यधिक धुआं देने वाले व्यावसायिक वाहन का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। रद्द कर दिया जाए। समझ पा रहे भैया? लेकिन इसमें निजी वाहन की बात नहीं की गई। इस कमेटी में लिखेंगे भैया निजी वाहन की बात नहीं की गई। निजी वाहन की बात नहीं की गई। बात समझ पा रहे हैं भैया? इस कमेटी ने ये तो कहा कि व्यावसायिक वाहन ज़्यादा धुआं देते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, लेकिन निजी वाहन की बात इसमें बिल्कुल नहीं की गई। ठीक है,
जल्दी नोट करिएगा भैया। एक लास्ट रिपोर्ट बताते हैं भैया, आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट रिपोर्ट। उसके बाद ये प्रमुख रूप से जो चैप्टर भैया समाप्त होगा हमारा। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? उस रिपोर्ट का नाम भैया सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट। कौन सा भैया? सुब्रमण्यम समिति रिपोर्ट। ये लास्ट टॉपिक है भैया, लास्ट हेडिंग, लास्ट टॉपिक सुब्रमण्यम समिति रिपोर्ट। इसमें क्या कहा गया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, कौन सा मंत्रालय शामिल था भैया इसमें? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, अब इसने कहा भैया कि केंद्र स्तर के लिए एक अलग कमेटी और राज्य स्तर के लिए एक अलग कमेटी का गठन होना चाहिए। और कब हुआ था? ये 2014 में। गठन कब हुआ था इसका? 2014 में। इसने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी थी? प्रकाश जावड़ेकर को। किसे सौंपी थी? प्रकाश जावड़ेकर साहब को। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसने कहा कि केंद्र के लिए किसका गठन होना चाहिए और राज्य के लिए किसका होना चाहिए। केंद्र के लिए इसने कहा भैया किसका गठन होना चाहिए? नेमा का। किसका गठन होना चाहिए भैया? नेमा का। नेमा का मतलब क्या भी? नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसने कहा कि केंद्र के लिए भी किसका गठन होना चाहिए? नेमा का, है ना। और राज्य के लिए किसका होना चाहिए भैया? सेमा का। ठीक, केंद्र के लिए नेमा और राज्य के लिए सेमा के गठन की बात किसने की? सुब्रमण्यम कमेटी ने। तो नेमा सेमा का फुल फॉर्म देख लीजिए, टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। नेमा क्या बताया भी हमने? नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना भैया। क्या बताया भी हमने? मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये भैया किसके लिए है? नेमा के लिए। उस सेमा के लिए क्या करना भैया? सिर्फ हमको स्टेट लगा देना। क्या लगा देना भैया? स्टेट लगा देना है। समझ पा रहे हैं? स्टेट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो सेमा के लिए यहाँ क्या लगा देंगे भैया? सिर्फ स्टेट लगा देंगे, बाकी सब कुछ वही होगा। ठीक है, हिंदी मतलब पूछा जाए क्या हो जाएगा भैया इसका? राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन, राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, जहाँ राष्ट्रीय लगा वहीं राज्य लगा दीजिएगा, बाकी सब कुछ वही। ठीक है, सेमा के लिए वहीं राज्य लगा दीजिएगा। आज का टॉपिक इतना ही। तो हमारे पर्यावरणीय सम्मेलन, समझौते और रिपोर्ट जो प्रमुख रूप से हमसे पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हमको जानना है, वो चीज़ें हमने कवर कर दी, है ना। और कुछ अगर हमको लगता नहीं बताना चाहिए तो हम उसको बिल्कुल अगले टॉपिक में या किसी और क्लास में कवर कर देंगे। हमारा साथ देने के लिए, क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत आभार हम पर कि आप लोग हमारी क्लास अटेंड करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, लाइक ज़रूर करते रहें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें आप लोग। हम देखते हैं ना, कुछ लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। नहीं करना है, देखेंगे तो हौसला हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।